अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के शॉर्ट रिस्पॉन्सिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा जा रहा है, एक कार है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो क्या कार के ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी कार की स्पीड में या डायरेक्शन में कोई चेंज ना आ रहा हो तो जितनी भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती है ना, नेट फोर्स, वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, लाइक ग्रेविटी हो गई, उसकी टायर और रोड के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी ज़ीरो होंगी। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ टी, जो फार्मूला है वर्क का वो सबसे पहले लगा देंगे। उसमें जब हम फोर्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो जब फोर्स ज़ीरो होगी तो ऑटोमेटिकली वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि एक पर्सन है, उसने बॉक्स को रेस किया, लाइक उसने बॉक्स के ऊपर वर्क डन किया है। तो क्या ये जो वर्क डन हुआ है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। क्या जितनी तेज़ी से उसने बॉक्स को रेस किया उस पर डिपेंड कर रहा है, या जिस पाथ के थ्रू उसने बॉक्स को रेस किया, लाइक फ्लोर से लेके उसने अपने शोल्डर तक उस बॉक्स को उठाया, उस पर डिपेंड कर रहा है, या जिस हाइट तक उस पर्सन ने उठाया उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उसका आंसर है कि जो वर्क डन है जो पर्सन ने किया है एक बॉक्स को रेस करने में, वो सिर्फ उसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि जितनी तेज़ी से उसने उस बॉक्स को उठाया है या जिस पाथ के थ्रू उसने उसको उठाया है। क्योंकि अब फार्मूला देख सकते हैं आप लोग कि वर्क इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई हाइट, इसमें वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, बाकी दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। थर्ड क्वेश्चन है कि पहले उन्होंने वर्क डन की हमें एक डेफिनेशन दी हुई है कि वर्क डन होता क्या है, कि जो वर्क डन एक बॉडी के ऊपर या तो उसकी स्पीड को तेज करता है या उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है और एक्सप्लेन करना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एक ऑर्बिटल सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर मूव करवा रही है, ठीक है, उसमें कितना वर्क डन हो रहा है। तो इसका आंसर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करती है, जस्ट जो सैटेलाइट है उसको अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में मूव करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, ना तो वो उसकी स्पीड में चेंज लाती है, मतलब ना वो उसको स्लो डाउन करता है ना वो उसको स्पीड अप करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जस्ट काम ये होता है कि वो उसको सर्कल में मूव करवाती है, एक ऑर्बिट में मूव करवाती है। तो जब वो उसको स्पीड अप नहीं करा, स्लो डाउन नहीं करा, वर्क की जो एक डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करा, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा सेंटीमीटर फोर्स का सैटेलाइट के ऊपर वो भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में पूछ रहे हैं कि एक कार है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जाहिर है जब वो तेजी के साथ मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो वो पूछ रहे हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हद तक रेज होगी, कितनी हद तक चेंज होगी अगर हम उसकी वेलोसिटी जो है उसको हम लोग डबल कर दें। तो उसको हम इस तरह से करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर। इसमें जो v है वो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया, लाइक इसकी वैल्यू हमने 2v कर दी, 2 गुना ज़्यादा कर दी। अब ये जो वेलोसिटी था उसकी जगह हम लोगों ने 2 भी पुट किया, तो जब 2 भी इसके अंदर पुट करेंगे, 2 का स्केयर ले लेंगे, 4 आ जाएगा, v का भी स्केयर ले लेंगे। अब ये जो 4 है इसको हम साइड पे बाहर ले जाएंगे, तो 1/2 mv इसके अंदर रह जाएगा, और 1/2 mv इसके वो इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो जब इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी कुछ 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बुलेट जो है, लाइक एक बंदूक की जो गोली है उसको हमने गन से फायर किया, और जो बुलेट है वो जो एक सैंड वॉल है, लाइक जो रेत की बनी हुई दीवार है उसके अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट हुआ, लाइक उसके अंदर थोड़ा सा गया है और देन वो स्टॉप हो गया। तो कह रहे हैं कि जाहिर है जो बुलेट है ये गन से फायर हुए, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन की वजह से, तो वो कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इसका आंसर है कि जब भी वो बुलेट है वो पेनिट्रेट होगा सैंड वॉल के अंदर, वो थोड़ा सा अंदर जाएगा, वहाँ जाके वो स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इन इन तरीकों में यूज़ हो रही है, वो हमें नीचे दिए गए। फर्स्ट पे वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो बुलेट जो है वो जाके सैंड वॉल के साथ लगेगी वहाँ पे रगड़ खाएगी। जब भी दो सर्विसेज आपस में रब करती हैं वहाँ पे हमेशा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है।
तो फ्रिक्शन की वजह से जो होता है हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पहले हीट में चेंज हो जाएगी, देन वो क्या करेगी, डिफॉर्मिंग द बुलेट, लाइक जो बुलेट है उसकी शेप को चेंज कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। थर्ड पे जो हम लोग जो फायर किया जाता है, जो बुलेट से फायर किया जाता है उसकी एक स्पेसिफिक साउंड होता है, तो काइनेटिक एनर्जी उस साउंड को प्रोड्यूस करने में भी यूज हो जाती है। तो इन तीन चीज़ों में जो है काइनेटिक एनर्जी वो यूज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पूछे हैं कि एक एलईडी बल्ब है, उसकी एफिशिएंसी जो 80% है। एफिशिएंसी सिंपल टर्म में आप लोग समझ लें, एफिशिएंसी कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की आप कह सकते हैं कारकर्दगी को, लाइक जितने हम किसी चीज़ को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा वो हमें आउटपुट देगा, जितना अच्छा हमें रिजल्ट देगा, हम कहेंगे ये डिवाइस इतनी ही एफिशिएंट है। तो एक एलईडी बल्ब है वो 80% एफिशिएंस है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है उसको वायोलेट करेगा। अब जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है इसमें कहा जाता है कि कोई भी जो डिवाइस है, कोई भी इस दुनिया में कोई भी सिस्टम है, वो आपको कभी भी हमेशा 100% आउटपुट नहीं देगा। कोई भी सिस्टम है, एक डिवाइस है, आपको 100% आउटपुट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। वो आपको 70, 80, 90 कुछ भी कर सकता है, लेकिन 100% नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो जितनी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसमें से काफ़ी जो इनपुट होती है वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, किसी भी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाती है, कभी भी वो हमें कंप्लीट आउटपुट नहीं देती। उसका आंसर है कि एक एलईडी बल्ब जो है वो 80% एफिशिएंसी है, तो इट मीन्स कि उसने 20% जो उसकी इनपुट थी उसने लॉस किया, हमें 100% आउटपुट नहीं दी। तो ये किसी भी तरह से जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है उसको वायोलेट नहीं करा, ठीक है, क्योंकि उसने जो जितनी भी उसकी 80% उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड किया है, जितनी भी रिमेनिंग उसकी थी 20% वो हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ डज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के जो हम लोग अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जगह पे लाइक फोसिल फ्यूल है, ऑयल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इस तरह की हम लोग एनर्जी यूज़ करने के बजाय अगर हम करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़, लाइक विंड एनर्जी हो गया, बायोमास, सोलर एनर्जी, तो उस पर हम लोग जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से, हम किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं लाइक विंड है, तो ये जाहिर है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम नेचर से ले रहे हैं, तो ये बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करेंगे। तो जब ग्रीन हाउस गैसेज कम प्रोड्यूस हो रही है, एयर पोल्यूशन कम होगी, जब एयर पोल्यूशन कम होगी तो क्लाइमेट के ऊपर जो अफेक्ट है उसका वो भी कम होगा। तो और दूसरा फ़ायदा इनका ये कि लेस वेस्ट जनरेट करते हैं, ये हम इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करते। जब वेस्ट जनरेट नहीं करेंगे तो पोल्यूशन पे भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो रीन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट हैं एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। क्वेश्चन 8 में वो पूछ रहे हैं कि क्या हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे इन्हिसार कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पर, मतलब अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, जस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि वाई, क्यों, वाई नाउ, कि क्यों ऐसा पॉसिबल और क्यों नहीं है। उसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है आखिरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। लाइक सबसे पहले हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना ये होनी चाहिए, लाइक हम हमारे पास विंड पावर प्लांट्स होने चाहिए, हमारे पास सोलर जो पैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा एनर्जी स्टोरेज, लाइक हमारी जो बैटरीज हैं सोलर पैनल्स के साथ, जो हम लोग सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, जितनी भी एनर्जीज को, वो हमारे पास उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पे वो कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, लाइक हमने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे पावर प्लांट्स लगाने हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करना है, उनके पावर प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। पॉलिसी सपोर्ट, लाइक गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, ऐसे प्लान्स लेके आएँ कि हम लोग रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो सकें।
तो वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। अगर हम उनको फुलफिल कर सकते हैं, अगर हम उनको उन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, तो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उन पे रिलाई कर सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कोई भी मशीन है, अगर हम उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, लाइक जितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर है कि एक पावरफुल मशीन है, लाइक जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, एक मोटर है, बिजली जो पानी खींचने वाली मोटर होती है, ये है। तो ये मशीन जो है वो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। एनर्जी मीन्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी एनर्जी है जो ये यूज़ करके हमें ज़मीन से पानी निकाल के देती है। तो कह रहे हैं कि ये एनर्जी ज़्यादा क्यों लेती है, क्यों? क्योंकि ये जो कोई भी काम है, लाइक ये हमें विद इन सेकेंड्स में ज़मीन की तहों से पानी निकाल के ले आती है। ठीक है, तो ये जो टास्क है इसका पानी निकालने का, ये बहुत जल्दी से कंप्लीट करती है। जब ये कोई भी टास्क तेज़ी से कंप्लीट करेगी तो ये ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगी। और दूसरी बात, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, लाइक हम लोग इसको डेली यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका टास्क भी हैवियर है, इसका काम भी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इसकी एनर्जी कंजम्पशन है वो फिर ज़ाहिर है इंक्रीज हो जाएगी। 10 क्वेश्चन है कि एक परपेचुअल इंजन है, उसकी जो एफिशिएंसी इक्वल टू 1, लाइक 1 एफिशिएंसी का मतलब है कि इनपुट भी 100 है, आउटपुट भी 100 है। जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। इट मीन्स, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी सिस्टम है वो 100% हमें एनर्जी नहीं देगा, 100% आउटपुट किसी सूरत में नहीं देगा, क्योंकि 20%, 10% किसी न किसी कोई ना कोई परसेंटेज है जो एनर्जी की वो हीट या फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगी, किसी और एनर्जी की फॉर्म में वो लॉस हो जाएगी। हमें 100% कोई भी एक एनर्जी की फॉर्म नहीं देगी। तो कह रहे हैं कि ये परपेचुअल इंजन है, लाइक ये एक ख्याली इंजन है, ये जो ओरिजिनल है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये इन्होंने एक अपना एक आइडियल इंजन बनाया हुआ है, साइंटिस्ट ने, ख्याली इंजन है। कह रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी जो है इक्वल टू 1 होगी। लाइक अब देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बॉल है, ये सर्कल है, ये इसमें खुद ब खुद मूव कर रही है। ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल है कि इसको आउटर हम कोई भी सोर्स प्रोवाइड नहीं करें, हम कोई एनर्जी सोर्स प्रोवाइड नहीं करें, लेकिन ये खुद ब खुद ये बॉल यहाँ पे हमेशा मूव करती रहेगी और ये हमें हमेशा 100% आउटपुट देगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनको भी वायोलेट करेगी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उन सबको वायोलेट कर रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई इंजन ऐसे वर्क करे। हमेशा एनर्जी लॉस होना एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। यही था आज का हमारा लेसन। बेस्ट ऑफ लक।